है ना। तो वे ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हिस्टोरिकली आप ध्यान रखना कि एक्चुअली हिस्टोरिकली ही इस चैप्टर का डेवलपमेंट होता है ना, कि भाई नेचर ऑफ लाइट के बारे में ना सबसे मोस्ट डिबेटेबल थिंग है ना। हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स का बोला जाए, हिस्ट्री ऑफ साइंस बोला जाए, तो उसमें नेचर ऑफ लाइट क्या होगा ना, इसमें बहुत डिबेट हुई है ना। कि बाकी के नेचर के बारे में तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन नेचर ऑफ द लाइट इज द मोस्ट डिबेटेबल थिंग, है ना। तो उसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वहीं से चूंकि ये स्टार्ट होगा, है ना, कि उसी से आपका इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा। सर आप बुक में आ जाएगा कि इसकी नई बुक बनानी है? स्क्रीन नहीं नहीं, उसमें नहीं आएगा, नई बुक बनाओ। ठीक है सर। ये तो मतलब बड़ा चैप्टर ये भी होता है, ये भी कोई बहुत छोटा चैप्टर नहीं है ना। आपको व्हाइट स्क्रीन आ रही है आपके बोर्ड पे? हाँ सर आ यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, उस टाइम मैंने ऑन ही नहीं की थी, तो स्क्रीन शेयर किसी ने बोला कि ऑफ है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो आज जो आपका टॉपिक है दैट इज योर वेव ऑप्टिक्स, है ना, कि वी स्टार्ट विद द वेव ऑप्टिक्स, है ना। कि वेव ऑप्टिक्स में नॉर्मली हम व्हाट वी स्टडी द वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। हाँ ये 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स जो है ना, दिस इज अ चैप्टर ऑफ द 12th स्टैंडर्ड, है ना। तो वेव ऑप्टिक्स या वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। तो ये आपका गैस है। तो मैंने जैसे कि बोला आपसे कि ये बड़ा मतलब डिबेटेबल चीज था, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है कि मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक है, दैट इज द नेचर ऑफ लाइट, है ना। कि भाई लाइट का नेचर कैसा होगा, है ना। कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क था कि भाई नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई लाइट का बेसिकली नेचर क्या है, नेचर ऑफ लाइट, है ना। तो मतलब इसमें सेंचुरीज लग गई, एक एक सेंचुरी एक नेचर सरवाइव किया, ये भी बड़ी बात है भाई। आजकल तो क्या है, कोई अगर गलत चीज हो ना तो इट विल नॉट लास्ट मोर देन 10 ईयर, 10 ईयर बाद फिर से वो चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये था नेचर ऑफ द लाइट सेंचुरीज तक सरवाइव की। तो सबसे पहले अगर हम 1600 से 1700 की बात करें, है ना, तो उस टाइम न्यूटन की पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट था, न्यूटन्स पार्टिकल नेचर, है ना। कि न्यूटन्स पार्टिकल नेचर वाज द डोमिनेंट, है ना। पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग ये था कि हाँ पहले हम 11th का कर रहे थे, वो मैकेनिकल वेव थी, है ना। अब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रही थी। अब पहली बात आपका 12th आ रहा है। तो नेचर ऑफ द लाइट में 1600 से 1700 के बीच में न्यूटन्स का पार्टिकल नेचर था। न्यूटन्स ने ये बोला कि भाई जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ना। और वो जो पार्टिकल है वो जैसे नॉर्मल रिफ्लेक्शन को उसने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जैसे नॉर्मल कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो सेम वे लाइट के पार्टिकल स्ट्राइक करके एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो गया। तो उसने ये बोला, फिर उसने बोला कि भाई रिफ्लेक्शन को कैसे करेंगे, तो उसने बोला जब डेंसर मीडियम होगा तो उस पार्टिकल लाइट के जो पार्टिकल होंगे उसके डेंसर मीडियम ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए लाइट जो होगी वो बैंड हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की और मैंने बताई है कि इट्स थ्योरी सर्वाइव द 100 ईयर्स। बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है कि गलत प्रोडिक्शन भी 100 ईयर सर्वाइव कर जाए, है ना। ऐसा नहीं कि इस बीच में लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किए, लेकिन न्यूटन का इतना इफेक्ट था ना कि वो ऑब्जेक्शन जो है उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पाया, है ना। उसी टाइम बेसिकली इसी ड्यूरेशन में, है ना, न्यूटन के कंटेम्पररी देयर वाज वन साइंटिस्ट दैट इज योर हाइगेंस, है ना। ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ न्यूटन। हाइगेंस प्रपोजेस द वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना, कि उसने बोला प्रपोज वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। सेम टाइम में वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। लेकिन नोबडी हैज बिलीव्ड इन कि उसका जो वेव नेचर ऑफ लाइट जो था वो 100 ईयर तक ऐसे रहेगा, कि उसने जो भी थ्योरी बनाई थी तो 100 ईयर तक बेसिकली नोबडी हैज एक्सेप्टेड इट। लेकिन फिर क्या हो गया, देयर इज अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स आ गए, है ना। वो एक्सपेरिमेंट्स थे बेसिकली आपके
1700 से अगर हम 1800 की बात करें, इसके बीच में, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आ गया, उसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स, जो कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, है ना, ये इसने जो वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया, है ना, कि वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया यहाँ पे से, है ना, कि यहाँ पे आ गया बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वेव नेचर ऑफ लाइट, वेरीफाइड वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना, कि भाई एक्सपेरिमेंटली इसने वेरीफाई कर दिया। और भी एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन उसमें सबसे प्रोमिनेंट यही था। तो फिर से हम इस पे आ गए कि भाई जो हाइगेंस ने 100 ईयर पहले प्रपोज किया था, उससे हम फिर से आ गए, और यंग्स डबल स्लिट ऑफ एक्सपेरिमेंट से भी, और मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी, है ना, कि दोनों से ये वेल स्टेब्लिश थ्योरी होगी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि आप लेटर ऑन चैप्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे भी ये स्टैब्लिश हो गया कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। तो ये भी 100 ईयर तक ये थ्योरी चलती रही, है ना। तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि भाई इसको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट सेंचुरी में हम आ गए बेसिकली आपका कि वेव नेचर ऑफ लाइट है। अगेन अब यहाँ पे और ट्विस्ट आ गया कि भाई जब 19th सेंचुरी आई, है ना, 1800 से 1900 सेंचुरी के बीच में, है ना, देयर वाज वन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द हर्ट्ज, है ना, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना, ये लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोटो इलेक्ट्रिक हम इफेक्ट हम जानते हैं कि जब भी एक लाइट सर्टेन फ्रिक्वेंसी की किसी मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, बाय वेव नेचर। तो फिर से हम वहीं पे आ गए, है ना, कि नेचर ऑफ लाइट के ऊपर वेव नेचर ऑफ लाइट से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपका अगेन हम पार्टिकल या फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट पे हो गए, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन करती है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये इसको एक्सप्लेन करती है ना। तो आप देखो वहीं पे आ गए कि पार्टिकल नेचर से हम स्टार्ट हुए थे, फिर वेव पे आए, और कुछ फिनोमेना को ये वेव नेचर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर से क्वांटम थ्योरी या पार्टिकल नेचर पे आ गए, है ना। तो वेल एस्टेब्लिश फैक्ट ये है कि अभी भी जो नेचर ऑफ लाइट है वो डिबेटेबल है ना। क्वांटम थ्योरी हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना, कि वेव पार्टिकल का कंट्रोवर्सी अभी भी है। बिल्कुल सही बोला उसने कि वेव और पार्टिकल का कंट्रोवर्सी अभी भी है, कि लाइट का नेचर वेव है या पार्टिकल है। मतलब सेंचुरीज थी, एक सेंचुरी में पार्टिकल था, एक सेंचुरी में वेव था, फिर से हम पार्टिकल पे आ गए। तो इसलिए अभी जो हम वेल स्टेब्लिश बोलते हैं, वो हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, है ना, कि अभी जो हम एक्सप्लेन प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, है ना, वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल, कि भाई कुछ फिनोमेना आपके इसके वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगे, और कुछ फिनोमेना जो होंगे वो आपके पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होंगे, है ना, कि दिस इज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, कि इसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये इस चैप्टर में आप पढ़ोगे इसे, है ना, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वेव नेचर ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है वेव नेचर को। तो हम बोलते हैं कि भाई जो नेचर ऑफ लाइट होगा वो ड्यूअल होगा, वेव एज वेल एज पार्टिकल। और बाद में मॉडर्न फिजिक्स में ही ये भी चीज आ गई कि सिर्फ लाइट का ही नेचर ड्यूअल नहीं होता है, पार्टिकल का भी नेचर ड्यूअल होता है। तो हम यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ, है ना, पार्टिकल की भी बात करते हैं, नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल की हम बात करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल।
कि भाई जो मूविंग पार्टिकल होगा वो भी वेव नेचर उसका भी होता है। तो दोनों चीजें आ गई आपकी कि भाई लाइट का भी ड्यूअल नेचर होगा, समटाइम्स इट बिहेव एज ए वेव और समटाइम्स इट बिहेव एज ए पार्टिकल। वैसे मूविंग पार्टिकल का भी नेचर ड्यूअल होगा, समटाइम्स इट बिहेव एज ए पार्टिकल और सम पार्टिकल तो होते ही है ना, और समटाइम्स इट बिहेव एज ए वेव, है ना, कि मूविंग पार्टिकल, ड्यूअल नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल। इसका वेव नेचर भी होता है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी होता है। तो पूरा का पूरा ये वेव ऑप्टिक्स एंड जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, ये दोनों चैप्टर में हम इसी की तो बात कर रहे हैं कि वेव ऑप्टिक्स में हम बात कर रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और मॉडर्न फिजिक्स में नॉर्मली हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस की बात करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली मैंने इसका इंसाइट दिया हुआ है ना। तो नॉर्मली इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये चीजें तो जस्ट एक जनरल नॉलेज की चीजें थी, तो इसको लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है ना। लेकिन कि अभी हम जो फोकस करेंगे ना, अभी हम इस पार्टिकल नेचर की बात ही नहीं करेंगे। इसमें आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो वेव नेचर ऑफ लाइट, कि अब हम एकदम वेल स्टैब्लिश फैक्ट ये लेके चलेंगे अभी फिलहाल फॉर दिस चैप्टर। एक मिनट पे लास्ट स्लाइड पे चाहिए प्लीज। आप लिख लो बेटा, उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप देख लो वैसे, नॉट नेसेसरी टू राइट। सर और वो 1700 और 1800 के सामने आपने क्या लिखा है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके सर, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ना वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया, है ना। लेकिन फिर वो 100 ईयर तक ये थ्योरी चलती रही बहुत बढ़िया से, मैक्सवेल को भी लोगों ने बहुत रिकॉर्ड किया, लेकिन इसमें फिर से एक इफेक्ट आ गया जो कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो हम फिर से ड्यूअल नेचर पे आ गए। फिर फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है वेव एंड पार्टिकल का, कल को और कोई थ्योरी आ जाएगी तो फिर हम कोई दूसरी डायमेंशंस में चले जाएंगे, है ना। तो क्योंकि हर दिन जो है वो नई नई डिस्कवरीज होती रहती है, तो हर चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए इसे, जो भी आप थ्योरी स्टेब्लिश कर रहे हैं, है ना। तो हम आ जाते हैं जो मेन आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है ना, दैट इज द वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। कि वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली हम बात करेंगे बेसिकली आपका वेव नेचर ऑफ लाइट का, वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो सिंपल से आपको मैंने बताया था कि अब तक जो हम 11th में टॉपिक पढ़ रहे थे, वी आर स्टडिंग द मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वो वेव होती हैं जिसके कि ट्रेवल करने के लिए मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड। कोई भी अगर मैकेनिकल वेव है तो उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम, रिक्वायर मीडियम, है ना। कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ट्रेवल इन वैक्यूम, है ना। तो हम बोल रहे हैं लाइट का जो नेचर है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of wavelength range of wavelength range 350 nanometer to 700 nanometer, है ना, नैनोमीटर की लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ रेंज 750 नैनोमीटर टू 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इसके बीच में आपका लाइट है, जिसके के लिए आपकी जो है वो, हाँ स्पेक्ट्रम सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा इसमें, है ना। कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ रेंज 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, है ना। तो आपका गया। अब एक चीज है कि वेव नेचर ऑफ लाइट से कौन सा फिनोमेना आप पढ़ोगे, तो वेव नेचर ऑफ फिनोमेना ऑफ लाइट से वी एड्रेस 3 फिनोमेना, है ना। कि वेव नेचर ऑफ लाइट से हम यहाँ पे 3 फिनोमेना पढ़ते हैं, है ना। पहला जो फिनोमेना होगा दैट इज नोन एज ए इंटरफेरेंस,
जैसा आपने साउंड में पढ़ा था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि जैसे साउंड का इंटरफेरेंस होता है वैसे लाइट का भी इंटरफेरेंस होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, है ना। और तीसरा जो आप पढ़ोगे, वी स्टडी द पोलराइजेशन, है ना। तो ये इसके सब टॉपिक्स हैं कि भाई वेव नेचर ऑफ लाइट से इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एंड पोलराइजेशन पढ़ेंगे, है ना। तो इंडिविजुअली इन तीनों चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले ज्यादा जो है वो सबसे प्रोमिनेंट इंटरफेरेंस की, जैसे साउंड में आपने इंटरफेरेंस पढ़ा था सुपरपोजिशन में, वैसे लाइट का भी इंटरफेरेंस होता है। इसमें भी मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, क्रिएट होगा, है ना। और उसके बाद डिफ्रैक्शन और उसके बाद पोलराइजेशन, है ना। तो ये जस्ट मैंने बोला है कि 11th में तो आप मैकेनिकल वेव पढ़ रहे थे, जो साउंड वेव एंड वेव ऑन स्ट्रिंग। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वेव नेचर ऑफ लाइट से वी एड्रेस 3 फिनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहाँ पे फेल हो गई, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या कोई मुझे बता सकता है कि भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो आपने पूरा का पूरा पढ़ा है ना, उसकी लिमिटेशन क्या है ना। कि अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट इज योर लिमिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। सर 1 मिनट के लिए आप लास्ट साइड पे जाएंगे अभी प्लीज। जाते हैं इस लॉक। सर वो ये फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कौन सा? ये तीनों फिनोमेना हाँ बिल्कुल सही है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से तीनों फिनोमेना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हम ये तीनों फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कोई ऐसा लॉ या रूल नहीं है जिससे हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को नहीं कर पाए। तो उससे वेव नेचर आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक अलग चीज है, उसकी मैं बात करता हूँ अभी आपको, वो इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो वो जस्ट हम इसमें आते हैं इस तरह से कि भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लिमिटेशंस कहाँ पे आ गए हम इसमें, ये फिनोमेना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, उसके अलावा मेन चीज क्या है, लिमिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये हम बात कर रहे हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको पता है कि दो ही लॉ होते हैं, बेसिकली आपका रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसको तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कर पाते हैं। हाँ मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज इन्वॉल्व विद द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मेनली, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप इसमें कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बेसिकली हम ये तो कर पा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को ही हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इससे हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो कर सकते हैं एक्सप्लेन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। तो इसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इसमें, लेकिन इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन को नहीं कर। हाँ तो मतलब कब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज करेंगे, कब हम वेव ऑप्टिक्स यूज करेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है ना कि भाई जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है, इसका मेन जो कंसेप्ट ये तो होता है कि भाई जब भी हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तो हम बात करते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। इसमें हम ये तो बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। कि भाई लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ अगर हम लाइट का देखें तो इसको, उससे हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर पा रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप तब यूज करोगे व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होल्स, साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और ओपनिंग, है ना, इज लार्ज as compared to the wavelength, compared to wavelength of light, है ना। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन
और ओपनिंग का मतलब होल हो गया, इज लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो उस केस में आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज करते हो। जैसे कि आप देखो, आप यूज कर रहे थे मिरर का साइज और वेवलेंथ में कोई कंपेरिजन नहीं, बहुत लार्ज है मिरर का, तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप यूज कर रहे थे प्रिज्म, ग्लास स्लैब, है ना, आपका लेंसेज, तो सबका साइज जो होता है वो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज होता है, तो उसमें आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज कर सकते हो। हम मान सकते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, जब तक मीडियम चेंज नहीं हो। मीडियम चेंज होगा तो बैंड हो जाएगी, है ना, तो लेकिन जब बैंड होगी उसके बाद भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसका, है ना। तो इस तरह से हम नॉर्मली इसमें बात करते हैं। तो ये तब हम यूज करते हैं साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि क्या चीज हम उसके सामने रख रहे हैं, लेंस, मिरर, आपका ग्लास स्लैब, प्रिज्म, क्या चीज। और ओपनिंग मतलब किसी होल से पास हो रही है, तो वो लार्ज होगा एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं आपसे कि यहाँ पे आपका इस तरह से कोई होल है और इस होल से लाइट पास हो रही है ना, इस तरह से आपने कोई होल बना लिया, और ये होल हो सकता है कि इसका साइज जो होगा ना इन ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर है, इन ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी लार्ज हो जाएगा नैनोमीटर के रिस्पेक्ट में। तो इससे जो लाइट पास होगी ना, हम स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर सकते हैं ऐसे, कि भाई यहां से जो लाइट पास हो रही है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। इसमें क्या दिक्कत है कि जब भी किसी बड़े होल से कोई चीज पास होगी तो सीधे ऐसे चली जाएगी, है ना। तो ये क्या फॉलो करेगी, इसलिए आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, कि स्ट्रेट लाइन पाथ ये फॉलो करेगी। सर बताओ। सर आपने ओपनिंग के पहले क्या लिखा है? साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, कि भाई के बाद ऑब्स्ट्रक्शन और ओपनिंग के बीच में। और ओके साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, और है ना, ओपनिंग इज लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, है ना। तो अब इस बात इन ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर है तो स्ट्रेट लाइन चली गई, तो इसको तो हम रे ऑप्टिक्स से एड्रेस कर सकते हैं कि भाई ये रे ऑप्टिक्स आ गया, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे होल ले रहे हैं वो सेंटीमीटर में है, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो नैनोमीटर में होती है, तो साइज बहुत लार्ज है, तो इस सीधे पाथ फॉलो कर जाएगी, हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड मानेंगे। लेकिन बड़े एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी ये चीज है, यहीं से तो गड़बड़ शुरू होगी, कि अगर बहुत छोटा होल ये हो जाए कि इस होल को अगर मैं बहुत छोटा ले लूं, वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल का मतलब हो जाएगा इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर ले लो, इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर ले लेते हैं, माइक्रोमीटर। ये होल का साइज अगर हम माइक्रोमीटर में ले लें तो नॉर्मली जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो वायलेट हो जाता है ना। अब जब रे यहां से जाएगी ना, बहुत छोटे होल से जब लाइट पास होती है तो ये नॉर्मली स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करती है, इस तरह से अब के ऐसे जा रही है तो ये सीधे नहीं जाती है ना, बल्कि ये क्या होता है, ये इस तरह से स्प्रेड हो जाती है ना। यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि ये जो पूरी लाइट होगी इस तरह से क्या होती है, इसलिए आपकी स्प्रेड होती है, ये आपका ऐसा है ना, इस तरह से लाइट क्या होती है, इसलिए आपकी स्प्रेड होती है ऐसे, है ना। तो आप इस बात स्प्रेड हो रही है, मतलब वही बात है कि मीडियम तो हमने कोई चेंज किया नहीं। जब नैरो होल से ये पास हो रही है जो कि बहुत छोटा है, तो ये लाइट स्प्रेड होती है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं कर रही है ना, मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इनवैलिड हो गई। इसको तो हम रे ऑप्टिक्स से वैलिड कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन इज नो लॉन्गर वैलिड, इज नॉट वैलिड, है ना। तो अगर ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ही वैलिड नहीं है, फिर हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के किसी लॉ से हम इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं कि क्यों बेसिकली आपकी स्प्रेड होती है, कि लाइट स्प्रेड होती है। इसी स्प्रेडिंग एक्शन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जो लाइट स्प्रेड हो रही है ना, इसी स्प्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका डिफ्रैक्शन। सिंपल से हम बोल सकते हैं कि स्प्रेडिंग एक्शन, है ना, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, कॉल्ड डिफ्रैक्शन, है ना। तो मतलब वही हो गया कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वहां पे इनवैलिड हो जाएगा जब साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन या होल जो होगा ना, ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट के कंपेरेबल में बेसिकली आपका बहुत जो है छोटा हो जाए, उसके कंपेरेबल हो जाए, तो उसमें फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होती, तो उस केस में आपका वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा।
है ना। तो ये तो लिमिटेशन आपकी आ गई कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की हम लिमिटेशन देख रहे हैं वो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और होल is comparable to wavelength of light. Wavelength of light, है ना। तो उस केस में हम इसमें बड़े होल के लिए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा होल होता है स्प्रेड हो जाएगी, तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है ही नहीं, है ना। तो रेक्टिलिनियर अगर है नहीं तो फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इनवैलिड होगी। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इनवैलिड हो जाती है ना। तो फिर वेव ऑप्टिक्स आ जाता है ना। तो पहले लिमिटेशन जानना होगा कि भाई क्यों हम इसको अलग से एक ऑप्टिक्स आ गई, तो उसका रीजन वही है ना, कि साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन है या जो आपका होल है या ओपनिंग है उसका साइज क्या है ना। तो फिर उसमें रेक्टिलिनियर नहीं बल्कि स्प्रेड हो जाती है, उसी स्प्रेडिंग एक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, है ना। ये आपका कैसे। सो ये थर्ड वाला स्लाइड है ना? हाँ ये थर्ड स्लाइड, दिस इज योर थर्ड स्लाइड। अभी तो जस्ट हम अभी मतलब बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि नया चैप्टर है ना। तो हर जब कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो पहले तो बहुत अल्फाबेट से पढ़ते हैं, उसके अल्फाबेट से पढ़ रहे हैं। What is the meaning of cm? सेंटीमीटर बेटा, Okay. in order of And- centimeter, mu m is micrometer, Okay. mu m is micrometer, है ना, सेंटीमीटर एंड माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर हो जाएगा, है ना, कि सेंटीमीटर एंड माइक्रोमीटर, ये आपका इस तरह से। तो ये आपका है ना, ये आपका नहीं, ये सेकंड स्लाइड है बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड था और उसके बाद ये आपका सेकंड स्लाइड है ना, दिस इज द सेकंड स्लाइड। सर तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक रे ऑप्टिक्स ओनली टॉक्स अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स टॉक्स ओनली अबाउट लाइक द वेव नेचर ऑफ लाइट। नहीं, ये क्यों बोलेंगे हम इसमें, मतलब देखो वेव नेचर वही बात है ना, वो क्यों डिफ्रैक्ट होती है आपको पता चल जाएगा, जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको। भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी वो फिर वो उस जिस चीज को हम एक्सप्लेन रे ऑप्टिक्स नहीं कर पा रहे हैं उसको वेव ऑप्टिक्स से एड्रेस करेंगे, वहां पे वेव नेचर आएगी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए तो कोई वेव नेचर की जरूरत नहीं है आपको। जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है इट डज नॉट रिक्वायर एनी वेव नेचर, है ना। ये तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन से एड्रेस हो पाता है ना। लेकिन नॉर्मली जो वेव ऑप्टिक्स आएगी जब साइज बहुत छोटा होता जाए तो उस केस में फिर वेव ऑप्टिक्स आ जाएगी, पे हम बात करते हैं, राइट। तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली आपका जो मेन जो आपको पढ़ना है दैट इज योर वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना, कि भाई हम यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली आपके वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर, है ना। तो वेव नेचर ऑफ लाइट जो होगा ना, अब वेव नेचर ऑफ लाइट जब आप एक नई ऑप्टिक्स आ रहे हो तो अब थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि वेव नेचर ऑफ लाइट से आपने बोला कि जो चीज हम रे ऑप्टिक्स से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसको हम वेव नेचर से कर लेंगे। तो वेव नेचर ऑफ लाइट से आपने बोला कुछ फिनोमेना एड्रेस होंगे, उसमें पहला फिनोमेना हो जाएगा इंटरफेरेंस, है ना। दूसरा फिनोमेना हो जाएगा डिफ्रैक्शन, लाइट स्प्रेड होती है, और तीसरा फिनोमेना हो जाएगा बेसिकली आपका पोलराइजेशन, है। लेकिन ऐसा नहीं कि वे ऑफ नेचर ऑफ लाइट से हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वेव नेचर ऑफ लाइट से वी कैन एड्रेस रिफ्लेक्शन ऑल्सो, है ना। वेव नेचर ऑफ लाइट से वी कैन एड्रेस रिफ्रैक्शन ऑल्सो, है ना। तो इसलिए तो 1 सेंचुरी तक वेव नेचर ऑफ लाइट सर्वाइव किया, क्योंकि भाई हम इंटरफेरेंस भी कर पा रहे हैं उससे एड्रेस, जो कि रे नेचर नहीं कर पा रहा है
डिफ्रैक्शन भी कर पा रहे हैं जो कि रे नेचर नहीं कर पा रहा है, पोलराइजेशन भी कर पा रहे हैं जो कि रे नेचर नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा जो रे नेचर कर पा रहा था वो भी कर पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसकी तो एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, बस ये फेल कहाँ पे हो गया, इससे हम क्या नहीं कर पा रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, कि दिस वेव नेचर ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। बाकी तो सारे कर लिया, जिसको रे ऑप्टिक्स ने किया उसको भी इसने एक्सप्लेन कर लिया, और जो डिफरेंट फिनोमेना जो वेव से एसोसिएटेड है उसको भी कर लिया। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फेल हो गया, तो फिर से एक क्वांटम थ्योरी आ गई, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये आपका आ गया वेव नेचर ऑफ लाइट, वही चीज आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अब तक जो हम मैकेनिकल वेव पढ़ रहे थे, तो जब मैकेनिकल वेव पढ़ रहे थे तो मैकेनिकल वेव में वेव कैसे ट्रेवल करती है वो आप देख पा रहे थे या विजुलाइज कर पा रहे थे कि वेव ऑन स्ट्रिंग है वैसे ट्रेवल करेगी, कि अगर हम एक पॉइंट पे इस तरह से डिस्टर्बेंस करें तो ये वेव राइटवर्ड ट्रेवल करेगी और मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे मीडियम इन्वॉल्व था, तो जब मीडियम इन्वॉल्व है तब हम उसको इजिली विजुलाइज कर पा रहे थे। साउंड वेव में भी ऐसे ही था कि साउंड वेव में भी आपने बोला कि अगर इस तरह से कोई कॉलम है तो साउंड वेव जब ट्रेवल करेगी तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में करेगी, है ना, कि कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, कि जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन होगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो दोनों वेव थी ये आपकी मैकेनिकल वेव थी। तो मैकेनिकल वेव को विजुलाइज करना बड़ा आसान है। मैकेनिकल वेव को हम इजिली विजुलाइज कर सकते हैं, लाइक वाटर वेव था, है ना, कि अगर मैं वाटर वेव की बात करूं तो वाटर वेव का को भी विजुलाइज करना बहुत आसान था, है ना, कि वाटर में जो वेव होती है अगर हम किसी पॉइंट पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, है ना, जैसे एक पॉइंट पे हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं किसी वाटर पे, तो आपको पता है एक सर्किल स्प्रेड होता है, तो हमने बोला ये सर्किल जो स्प्रेड हो रहा है यही आपकी वेव है। इस तरह से वेव इस डायरेक्शन में किसी पॉइंट से ट्रेवल करेगी। तो इसको ही विजुलाइज आपने कर लिया, तो देख ही पाते हैं हम इस तरह से। आप एक स्टोन किसी भी पॉन्ड में थ्रो करो तो आप देखोगे एक सर्कल स्प्रेड होता है, आप देख लिया कि ऐसे वेव जा रही है, भाई मीडियम तो मूव नहीं कर रहा है, मीडियम के थ्रू वेव आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम लाइट को बोल रहे हैं कि वेव है वो, तो उसको हम विजुलाइज कैसे करें, क्योंकि उसमें तो कोई मीडियम इन्वॉल्व है नहीं, इसमें स्ट्रिंग है, इसमें एयर है, यहाँ पे वाटर मीडियम है, तो बिना मीडियम के उसको विजुलाइज कैसे करें। तो हम करते हैं इसे, उसी लिए हाइगेंस प्रिंसिपल्स आता है ना। सबसे पहली चीज हम हाइगेंस प्रिंसिपल पे आते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिसने वेव नेचर को प्रपोज किया था दैट पर्सन वाज हाइगेंस। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इसलिए आपके हाइगेंस प्रिंसिपल के ऊपर, पहले आप इसको लिख लो। तो आज का लेक्चर आपका हाइगेंस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड ना कई मतलब जगह पे सीधे इंटरफेरेंस से स्टार्ट होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हाइगेंस प्रिंसिपल भी आपको आना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें नहीं आएंगी। अदरवाइज तो चैप्टर इंटरफेरेंस से स्टार्ट होता है, वो आसान है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, है ना, कि कोई जरूरत नहीं लिखने की आपको, ठीक है। तो ये आपका गया। अब हम आ जाते हैं इसमें जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज योर हाइगेंस प्रिंसिपल, है ना, कि इसी को हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसने एक मतलब न्यूटन के टाइम में ही ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर दी थी, है ना, कि बाई जस्ट कंपेरिजन से उसने प्रिडिक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल के ऊपर। Sir, can you please show the last slide for a minute? Thank you, sir. ओके,
ठीक है, तो हम आ जाते हैं बेसिकली आपका हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल, देखो हाइगेंस प्रिंसिपल ये था, हाइगेंस प्रिंसिपल जो है, So somebody's un- क्या हो गया बेटा? so somebody's unmuted already. अच्छा, Background noise. भाई मैं इसको म्यूट करता हूँ। ओके, है ना ये आपका आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आपका हाइगेंस प्रिंसिपल। है ना, तो हाइगेंस प्रिंसिपल एक्चुअली में जो है ना, ये होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। दिस इज सिंपली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट वेव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, ये जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो ज्योमेट्रिकली कैसे प्रोपोगेट कर रही है, जैसे आपने स्ट्रिंग के केस में विजुलाइज कर लिया, साउंड के केस में विजुलाइज कर लिया, वाटर के केस में विजुलाइज कर लिया, उसी का सिमिलर अगर हम लाइट का देखें तो वो कैसे प्रोपोगेट करेंगे। तो हाइगेंस ने कुछ प्रिंसिपल प्रपोज किए वन बाय कंपैरिजन ऑफ वाटर वेव को कंपेयर करके, जैसे वाटर वेव प्रोपोगेट होती है उसके कंपैरिजन के थ्रू उन्होंने कुछ आइडिया यहाँ पे प्रपोज किया। तो सबसे पहला प्रिंसिपल था वो ये था कि लाइट ट्रेवल, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, है ना, ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट oscillating in same phase, oscillating in same phase, ये आपका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। उसका ये था कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। इस सेम फेज में जो पॉइंट ऑसिलेट कर रहे हैं ना, उस सबको अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो शेप बनेगा वही चीज क्या होती है? बेसिकली आपकी वेव फ्रंट होती है। तो फर्स्ट थ्योरी आपकी ये होगी। सेकेंड ये हो गया कि जो रे की डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, डायरेक्शन ऑफ रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, है ना, कि जो डायरेक्शन ऑफ द रे होगी वो वेव फ्रंट की कैसी होती है? बेसिकली आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो सेकंड आपका ये आ गया। एंड थर्ड आ गया एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, है ना, कि डायरेक्शन ऑफ रे इज परपेंडिकुलर टू द, मैं अभी एक्सप्लेन, वेव फ्रंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं तो जस्ट लिखा है अभी। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, है ना, एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया, है ना, कि हर पॉइंट जो वेव फ्रंट पे होगा वो सोर्स होगा एक सेकेंडरी वेव का, है ना। सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी वेव क्या होगा? बेसिकली आपकी सेम चीज होगी। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेसिकली आपका कि जो फोर्थ इसका प्रिंसिपल है कि टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल from one wavefront to another, front to other, is same along all rays, same along any ray, ये सारी रेस के अलॉन्ग टाइम टेकन क्या होगा? बेसिकली आपका सेम होगा। तो उसने चार प्रिंसिपल प्रपोज कर दी, है ना, और इसके प्रपोजल का जो बेसिस था वो वाटर वेव था, कि वाटर वेव जब ट्रेवल करती है इस तरह से आपका कि कहीं पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ना, तो जब वाटर वेव ट्रेवल करेगी तो ऐसे करेगी कि अगर यहाँ पे आपने डिस्टर्बेंस किया है
तो सर्किल के फॉर्म में इस तरह से वाटर वेव ट्रेवल करती है। अगर हम लाइट को उसी टर्म्स में सोचे हैं तो उसने कंपैरिजन करके ये प्रपोज किया था ये कि भाई ये जो है लाइट आपके इस तरह से ट्रेवल करेगी कि किसी भी सोर्स से अगर हम देख लें तो सॉरी वाटर वेव जो होगी वो इस तरह से ट्रेवल करेगी। तो दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव था। सर आपने ये क्या लिखा, टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर is same along any rays what? एनी रेज अच्छा सर। है ना कि भाई मैं भी सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको। टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर इज सेम अलोंग एनी रेज, है ना। किसी भी रे के अलोंग ले लें तो टाइम की वैल्यू क्या रहती है, बेसिकली आपकी सेम रहती है ना। वेवलेट भी बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, वेट करो सब टाइप्स में, है ना। वन बाय वन अब हम पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो उसने क्या किया ना, इस वाटर वेव को कंपेयर करके ये 4 पॉइंट प्रपोज कर दिए कि बोले भाई जैसे वाटर वेव होती है ना वैसी बेसिकली आपका लाइट भी इसी तरह से ट्रेवल करती है, किसी भी मीडियम नहीं भी है तो भी, है ना। तो जैसे आप देखो कि इसने क्या हुआ ना कि जब भी हम कहीं पे वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो आपको एक सर्किल स्प्रेड करता हुआ दिखता है। तो उसने बोला ये जो सर्किल है ना यही तो वेव फ्रंट है ना। इसके सारे जो पॉइंट होंगे सर्किल के ये सेम फेज से ऑसिलेट करते हैं, है ना। क्योंकि जैसे आपने वाटर को डिस्टर्ब किया तो एक सर्किल स्प्रेड करता है, तो ये जो सर्किल होगा यही आपके वेव फ्रंट है। तो जैसे इसमें सर्किल आता है वैसे लाइट में भी एक वेव फ्रंट की थ्योरी आ जाएगी कि कहीं भी लाइट ट्रेवल करेगी तो उसमें भी क्या होगा, बेसिकली आपका वेव फ्रंट होगा। आप देखो ये अगर वेव फ्रंट है तो जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वे है तो एरो के लॉन्ग है। तो आप देखो वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में क्या रिलेशन है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल थी तो रे की डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है। तो उसने सेकंड लाइन प्रपोज कर दिया कि भाई जैसे ये सर्किल जो होता है उसको वेव फ्रंट इसने नाम दे दिया। इस वेव फ्रंट का मतलब हो जाएगा इसके सारे पॉइंट सेम फेज पे ऑसिलेट कर रहे हैं और जो डायरेक्शन ऑफ रे होगी या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होगा वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट तो वाटर वेव से उसने एक्सप्लेन कर दिया। और जब लाइट की हम बात करेंगे तो आपका वाटर वेव है, जब हम लाइट के वेव के प्रोपोगेशन की बात करेंगे, है ना, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव की बात करते हैं, है ना, लाइट वेव, है ना। तो उसने इस तरह से डायग्राम बनाया कि उसने बोला सपोज किसी इंस्टेंट में हमने एक वेव फ्रंट यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ये कोई वेव फ्रंट है ना। इस वेव फ्रंट को सपोज हम नाम दे देते हैं दिस वेव फ्रंट इज F1, है ना, कि F1 जो है वो आपका एक वेव फ्रंट है ना, कि कहीं पे किसी भी टाइम में एक आपका वेव फ्रंट यहाँ पे आ चुका है F1, है ना। मतलब अभी तक लाइट यहाँ तक पहुंची है, इसके आगे अभी और ट्रेवल करेगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ तक तो लाइट पहुंच गई है, इसके आगे जब ट्रेवल करेगी तो ये किस बेसिकली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेवल करेगी। जैसे यहाँ पे वाटर वेव सर्किल के फॉर्म में कर रहा है वैसे ये कैसे करेगी। तो ये आपका एक वेव फ्रंट F1 हो गया। अब उसने ये बोला कि ये अगर कोई वेव फ्रंट है तो इसकी प्रॉपर्टी जो मेन होगी वो ये हो जाएगी कि अगर ये वेव फ्रंट है तो इसके सारे जो पॉइंट होंगे इसके ऑसिलेशन का फेज सेम होगा, है ना। सेम ऑसिलेशंस के फेज का मतलब हो जाएगा कि एक साथ ऊपर या नीचे, है ना। जैसे वाटर वेव था कि भाई सारे पॉइंट का ऑसिलेशन का फेज सेम होगा, मतलब सेम एक साथ ये मीन पोजीशन पे आएंगे, सेम एक साथ एक्सट्रीम पे जाएंगे, तो मतलब हमेशा सेम फेज में सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो ऑसिलेट जो करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करती है, लेकिन ये आपको थोड़ा पॉइंट याद रखना है कि इसके वेव फ्रंट अगर ये है तो इसके सारे पार्ट जो पॉइंट्स होंगे उसके ऑसिलेशन का फेज क्या होगा, सेम होगा। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि लाइट ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट क्या होगा, सारे पॉइंट का फेज सेम है। डायरेक्शन भी सही है कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये आ गया कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब क्या होगा, इसके एक जो पॉइंट होगा ना ये एज ए इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो इससे एक नई वेव इस तरह से स्प्रेड होगी लाइक दैट। और जो नई वेव स्प्रेड होगी इसकी जो रेडियस होगी वो VT होगी। ये जो नई वेव होगी एज ए सोर्स एक्ट कर रहा है ये, तो उससे एक नई सेकेंडरी वेव निकल जाएगी और उसकी जो रेडियस होगी वो VT हो जाएगी। V इज द वेलोसिटी कि जिस वेलोसिटी से डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, और T जो हो जाएगा वो टाइम हो जाएगा। तो जो ये सेकेंडरी वेव निकलेगी वो किसी T टाइम में VT रेडियस में स्प्रेड हो जाएगी ना, और हर पॉइंट से निकलेगी ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे इस पे एज ए सोर्स करेंगे सेकेंडरी वेवलेट की तरह।
और इससे एक आपके सेकेंडरी वेव निकल गई। तो ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि ये जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, ये जो चीज होगी ये आपकी सेकेंडरी वेव होगी, है ना। तो मैंने थर्ड पॉइंट में यही बोला था कि ये जो वेव होगी कौन सी वेव होगी, सेकेंडरी वेव होगी। सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी वेव एक ही चीज है आपकी, है ना, कि भाई सेकेंडरी वेव या क्या हो जाएगा इसलिए आपका सेकेंडरी वेवलेट, है ना। तो ये आपका इस तरह से आ गया कि हर पॉइंट अगर सोर्स सेट करेगा तो इससे एक वेव स्प्रेड हो गई। अब आपको होता है इसके सेम फेस के अगर पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं, जैसे इस पार्टिकल का फेस सेम होगा इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो अगली वेव फ्रंट आ जाएगी। तो इस सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, है ना। तो इस पॉइंट को अगर हम आगे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो नेक्स्ट वेव फ्रंट आ जाएगी। ये थोड़ा सा ज्वाइन सही से करना होगा इसे, कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं हमसे। ये आपका कैसे कि इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये सारे पॉइंट ज्वाइंट हैं यहाँ पे, कि इसके सेम फेस को अगर हम ज्वाइन कर दें सारे पॉइंट को तो अगली वेव फ्रंट आ गई। तो ये पहले यहाँ पे वेव फ्रंट थी, यहाँ से फिर से स्प्रेड वेव हुई तो अगली वेव फ्रंट आ गई। इसको आप नाम दे दो कि F2 वेव फ्रंट है। अब इसके भी जो पॉइंट्स होंगे जितने भी होंगे ये एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव की तरह एक्ट करेंगे, तो फिर से एक डिस्टर्बेंस स्प्रेड होगा इस तरह से आइडेंटिकल। इसकी भी एड्रेस रेडियस क्या हो जाएगी, VT हो जाएगी। अब इसके को हम ज्वाइन करेंगे, है ना, तो बेसिकली आपका ये अगला वेव फ्रंट आ जाएगा। तो ये अगला वेव फ्रंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका F3 आ जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे सर्किल ट्रेवल कर रहा था कि एक वेव फ्रंट F1 यहाँ पे आया, है ना, यहाँ से फिर डिस्टर्बेंस आगे स्प्रेड हुए, फिर अगला सर्किल आ गया, अगला वेव फ्रंट आ गया, फिर वहां से डिस्टर्बेंस आगे स्प्रेड हुए, F3 आ गया, एंड सो ऑन। तो जैसे वाटर वेव इस सर्किल के फॉर्म में ट्रेवल करती है उसी को वेव फ्रंट बोलते हैं, तो वैसे लाइट भी ट्रेवल करती है कि एक वेव फ्रंट आया, उससे डिस्टर्बेंस स्प्रेड हुए, फिर ज्वाइन किया तो अगला वेव फ्रंट आ गया, फिर डिस्टर्बेंस स्प्रेड हुए, फिर ज्वाइन किया तो अगला वेव फ्रंट आ गया। तो वही चीज है कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट। और डायरेक्शन ऑफ रे, आप देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल यही तो होगा कि जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो यही तो है ना, किस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, किस डायरेक्शन में आपका डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करके आते जाएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ रे हो जाएगी। कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल की तो हम रे बोलते हैं कि जिस पाथ को लाइट फॉलो करती है वही चीज क्या होती है, इसलिए आपकी रे होती है। तो आप देखो रे और वेव फ्रंट में क्या रिलेशन है ना, तो डायरेक्शन ऑफ रे इज परपेंडिकुलर द वेव फ्रंट होगा, कि हमेशा वेव फ्रंट से ये चीज क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसमें 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए, है ना, कि दोनों को कंपेयर किया तो ये आ गया, ये आ गया। हर पॉइंट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स होगा, है ना, कि हर पॉइंट जो होगा वो कैसे होगा, बेसिकली आपका सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स होगा। अब टाइम टेकन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द वन वेव फ्रंट टू अदर इज सेम अलोंग एनी रे। कोई भी मैं रे फॉलो करता हूँ ये वाली, तो सपोज ये पॉइंट आपका यहाँ पे ले लेते हैं कहीं पे, ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट कोई बी है, तो अगर हम ए से बी तक जाएं तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पर पहुंच गए। ऐसी दूसरी रे ले लेते हैं, तो अगर मैं सी से डी जाऊं तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पर पहुंच गए। तो चाहे हम इस रे के अलोंग ले, चाहे इस रे के अलोंग ले, या किसी के अलोंग ले, टाइम जो लगेगा वो सेम लगेगा। तो मतलब जितना टाइम इसको ए से बी तक जाने में लगेगा उतने टाइम इसको सी से डी में लगेगा। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम किसी भी रे के अलोंग क्या रहता है, बेसिकली आपका सेम रहता है। तो टी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली आपके टी सी डी। इस केस में टाइम की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आपकी सेम। तो ये आपके 4 हाइगन्स प्रिंसिपल है, तो इसको आप लिख लो। तो उसने वाटर वेव से कंपेयर करके ना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बहुत पहले दे दिया था, जब नेचर ऑफ लाइट का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। सर वेवलेट क्या होता है? वेवलेट नई वेव को हम बोलते हैं, सेकेंडरी वेव को ही वेवलेट बोलते हैं हमेशा। जो न्यू वेव ट्रेवल कर रही है ना, जैसे यहाँ पे ये जो चीज है यही वेवलेट है ना, कि जो नई वेव स्प्रेड होती है उसी को हम बोलते हैं वेवलेट। वेव बोलेंगे या सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे? दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट।
वेवलेट लिख लो इसे आप, सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट, है ना, कि हर पॉइंट जो होगा ना एज अ सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एक्ट करेगा ये, है ना, कि हर पॉइंट एज ए इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगी। तो इससे जो डिस्टर्बेंस स्प्रेड होगा वो स्फीयर के इस तरह से फॉर्म में हो जाएगा, और इसकी रेडियस वीटी हो जाएगी, क्योंकि टी टाइम में एक डिस्टर्बेंस का रेडियस आ जाएगा, वो वीटी हो जाएगी। फिर उसके सेम फेस के पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो अगली वेव फ्रंट आ जाएगी, फिर उसके भी स्प्रेड होगा वेवलेट, और ऐसे आगे जाती जाएगी, है ना। लाइट इसी फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। सर ये भी बोल रहा है क्या, जैसे कि अगर ए से बी जाने में जो डिस्टेंस लगेगा तो टाइम लगेगा, लगेगा, हाँ जो टाइम लगेगा तो उतना ही टाइम लगेगा जो उसके बगल वाली वेव है सेकेंडरी वेवलेंथ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रे के अलॉन्ग, जैसे इस रे के एक रे मैंने सेलेक्ट किया ये वाला पाथ, तो आप F1 से F2 गए तो टाइम लग गया TAB। दूसरी रे आपने सेलेक्ट किया, F1 से F2 पे गए तो टाइम लग गया TCD, तो दोनों टाइम सेम होंगे। के अलॉन्ग जैसे कि अगर F1 से F2 में आपने A और B दिया, तो अगर आप F2 और F3 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, तो क्या वो F1 से F2 और F2 से F3 का टाइम भी सेम होगा क्या? नहीं, वो हम नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, ऐसा हम नहीं बोल सकते। F1 F2 की हम बात कर रहे हैं इसमें, फिर हम F2 F3 की बात करेंगे, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जितना टाइम F1 से F2 लगेगा उतने ही F2 से F3 में लगेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना, कि भाई यहाँ पे फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट, मतलब एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसमें आप कोई भी पाथ ले लो, सबका टाइम सेम होगा, है ना। लेकिन ये टाइम जो आपका F1 F2 F3 जो है वो वेव फ्रंट है बेटा, F1 F2 F3 जो है ये सारे वेव फ्रंट्स हैं, है ना। वही मैंने बोला स्टार्टिंग इसकी थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए सब लोग इंटरफेरेंस से स्टार्ट करते हैं, है ना। थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी सी ज्यादा है। F1 F2 F3 वेव फ्रंट है, तो जो मैंने लिखा है वही ध्यान रखना इसमें, कि भाई F1 से F2 जाने में अगर हम ये पाथ फॉलो करें या ये पाथ फॉलो करें तो दोनों टाइम सेम होगा, कोई भी पाथ फॉलो करो हर में टाइम की वैल्यू क्या होगी इसलिए आपकी सेम होगी, तो हम बात करें, है ना। तो जो चीजें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उसको ये हाइगेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर लेगा, है ना, कि हाइगेंस प्रिंसिपल से उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं इसके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला ये टाइम वाला ही है ना। अब एक चीज आ गई, जैसे मैंने आपसे ये बोल दिया, है ना, कि मैंने ये बोला कि भाई वेव नेचर ऑफ लाइट से हम इंटरफेरेंस करेंगे, वो तो एक्सपेरिमेंटली आ जाएगा, डिफ्रेक्शन करेंगे, पोलराइजेशन करेंगे, रिफ्रैक्शन भी हम वेव नेचर ऑफ लाइट से कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हाइगेंस प्रिंसिपल से डिराइव करना पड़ेगा, तभी तो आप बोलोगे वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होगा ये। तो नेक्स्ट जो चीज आती है, एक दो डेरिवेशंस होते हैं कंसेप्चुअल, है ना, कि देयर इज 2 डेरिवेशंस, या कैसे, उसको हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो नेक्स्ट चीज आता है दैट इज योर डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। आपने कभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिराइव किया है क्या, कि भाई हाइगेंस प्रिंसिपल मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इसको पहले कभी आपने डिराइव किया है आज तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में? हाँ, तो उस टाइम क्या यूज किया था आपने जब डिराइव किया था इसे? तो सर वेक्टर्स यूज किया था। हाँ, वेक्टर्स यूज किया था, या हम डी फॉर्मेट प्रिंसिपल भी यूज करते हैं उसमें, है ना। एक प्रिंसिपल आता है उसको हम बोलते हैं डी फॉर्मेट प्रिंसिपल, तो डी फॉर्मेट प्रिंसिपल से भी ये डिराइव हो जाता है ना, मिनिमम टाइम का कंसेप्ट,
है ना, कि डी फॉर्मेट प्रिंसिपल ये है कि कोई भी लाइट फॉलो करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ना, तो वहां तक जाने में उसको मिनिमम टाइम लगेगा। तो लाइट वो पाथ फॉलो करती है जिससे मिनिमम टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंच जाए। दैट इज नोन एज ए डी फॉर्मेट प्रिंसिपल, है ना, ये आपका होता है डी फॉर्मेट प्रिंसिपल। तो डी फॉर्मेट प्रिंसिपल जो होता है वो मिनिमम टाइम का कंसेप्ट होता है इसमें। भाई लाइट जो पाथ फॉलो करती है वो पाथ फॉलो करती है जिससे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उसको टाइम मिनिमम लगे। तो इससे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका पर्पस ये नहीं है। आपने बोला वेव नेचर ऑफ लाइट है, वेव नेचर ऑफ लाइट का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हाइगेंस प्रिंसिपल है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल से भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव होना चाहिए। तो इजिली हम कर पाएंगे यहाँ पे, आप देखोगे इससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हाइगेंस प्रिंसिपल से ड्राइव करना है। तो सपोज आपका ये कोई मिरर है, इस तरह से मैं यहाँ पे कोई मिरर ले लेता हूँ, है ना, किस तरह से आपका कोई मिरर है, इसी में मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं इस तरह से कोई भी रे ले लेता हूँ ऐसे, इस तरह से एक रे आ रही है, 2 रेज ले लो, इनफैक्ट 2 रेज से ज्यादा सही रहता है। ये पैरेलल रेज आ गई ऐसे, है ना, और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। ये रिफ्लेक्ट हो कैसे चलेगी, यहां से भी रिफ्लेक्ट हो कैसे चलेगी, ये आपका आगे। हाँ, तो इसी में मुझे प्रूफ करना है अगेंस्ट प्रिंसिपल से कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे, है ना, कि अगर मुझे डेरिवेशन नहीं पता है तो मुझे हाइगेंस प्रिंसिपल से प्रूफ करना है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गए और यहाँ पे ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ भी आप ले सकते थे, आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है ना। तो मैं यहाँ पे वेव फ्रंट की थ्योरी पे आ जाऊंगा। मैं बुलाऊंगा जैसे ये लाइट ट्रेवल करके आ रही है ना, इंसिडेंट लाइट, तो उसमें वेव फ्रंट्स होंगे। तो उसके वेव फ्रंट्स जो होंगे ये वेव के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होंगे। तो उसके वेव फ्रंट अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो ये तो वेव फ्रंट होंगे, एक वेव फ्रंट ये हो गया, इसको आप सपोज F1 बोल लो, दूसरा वेव फ्रंट F2 यहाँ पे आ गया, तीसरा वेव फ्रंट आपका ऐसे आ गया। ये सारे वेव फ्रंट्स हैं। जब लाइट ट्रेवल करती है तो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो जस्ट मैंने बोला कि ये आपका कोई वेव फ्रंट बहुत सारे हैं, F1 F2 F3, है ना। तो मैं इसको चूज करता हूँ एक वेव फ्रंट को जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, और इस वेव फ्रंट को मैं नाम देता हूँ AB वेव फ्रंट, A से B तक, है ना। तो AB जो वेव फ्रंट है ना, वो वेव फ्रंट है, AB इज द वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट लाइट। AB जो वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट है ना। ऐसे रिफ्लेक्टेड में भी वेव फ्रंट होंगे। मिनिमम टाइम है बेटा, मिनिमम टाइम। डी फॉर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये होता है कि लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करेगी तो वो पाथ फॉलो करेगी जिसमें वो मिनिमम टाइम लेगी, दैट इज नोन एज ए मिनिमम टाइम। ये आपका सर आपने वेव फ्रंट कैसे बनाया वो नहीं समझ में। बेटा अभी तो आपने पढ़ा है कि जो भी रे की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है ना। तो रे अगर इस तरह से आ रही है तो उसके परपेंडिकुलर अगर मैं इस तरह से प्लेन बनाऊं, है ना, एक्चुअली 3D में तो ये सारी चीजें प्लेन होंगी, यहाँ पे हम लाइन बना रहे हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी, आपकी एक वेव फ्रंट हो जाएगी। तो मैंने बोला AB जो है ये वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट लाइट है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट में तो वेव फ्रंट आपने बनाया ऐसे। आपको तो रिफ्लेक्टेड में वेव फ्रंट होंगे, तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसके वेव फ्रंट आप कैसे बन जाएंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट के परपेंडिकुलर, है ना, कि इस तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट के परपेंडिकुलर इसके वेव फ्रंट हो जाएंगे। यस सर, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो आप यहाँ से। यस सर, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के वेव फ्रंट आपके ये बन गए, है ना। तो यहाँ पे मैं दूसरी एक वेव फ्रंट और चूज कर लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये आपका CD है, ये पॉइंट C है, और जहां पे ये लाइट को कट कर रहा है ये पॉइंट D है। तो CD इज द वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। कि भाई आपने ये बोला ना कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन को एड्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स उसको तो कर पा रहा है, प्लस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को भी कर पा रहा है। तो प्रूफ करना होगा ना कि इससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ होना चाहिए। तो ये आपने सब बना लिया। अब इसके बाद मैं जस्ट यही तो बोलूंगा
कि जो टाइम टेकन बाय द लाइट होगा, है ना, बी से सी तक ट्रेवल करने का जो टाइम होगा, कि अगर हम बी से सी जाएंगे तो इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड पे पहुंच गए ना, कि बी इज द पॉइंट ऑन द इंसिडेंट वेव फ्रंट और सी इज द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो सिंपल सा हम बोलेंगे टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। ये टाइम सपोज आपका ट्रेवल बी टू सी जो होगा वो आपका हो जाएगा बीसी डिस्टेंस है, इसको आप सी से डिवाइड कर दोगे, है ना, या सी नॉट से डिवाइड कर दोगे, है ना। सी नॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट इन एयर, ये सी नॉट स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बेसिकली आपका एयर में है। तो टाइम टेकन बाय द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द बी टू सी आपका बी सी बाय सी नॉट हो जाएगा। ऐसे ही आपका जब हम ए से डी जाएंगे तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंच गए। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम बी ए टू डी, तो आपका टाइम हो जाएगा एडी डिस्टेंस बाय सी नॉट, है ना। और अभी आपने बोला है कि किसी भी रे के अलोंग हम ले लें टाइम तो सेम ही रहेगा ना, कि चाहे आप बी से सी जाओ तो इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड पहुंच गए, चाहे ए से डी जाओ इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड पहुंच गए, ये टाइम सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस प्रिंसिपल ये दोनों टाइम सेम होंगे। मतलब बी सी बाई सी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा सकली आपके ए डी बाई सी नॉट के। यहाँ से सी नॉट की वैल्यू तो कैंसिल हो गई, यहाँ से प्रूफ हो गया कि बी सी की वैल्यू ए डी के इक्वल होगी। अगर बी सी ए डी के इक्वल है फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो जाएगा। आप थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पे यूज कर लो, थोड़ा सा डिफरेंट कलर की मैं यूज कर लेता हूँ, कि जैसे ये एंगल आई है, ये वाला भी एंगल पूरा आई हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि अगर ये आई है ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला एंगल 90 है ना, है ना। तो ये आई है तो बीच वाला 90 माइनस आई होगा और ये आई हो जाएगा। ये एंगल अगर आर है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा, जो सी डी ए सी से बना रहा है ना। यहाँ पे जो बी ए बी आपका ए सी से बना रहा है। तो यहाँ से आप देखो बीसी को आप क्या ले सकते हो, अगर मैं बीसी को लिखना चाहूँ तो बीसी एसी का कंपोनेंट ही तो हो जाएगा, तो बीसी की जगह पे हम लिख देंगे ए सी साइन आई, हो जाएगा ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल आई है तो एसी हाइपोटेनस है, बीसी परपेंडिकुलर है, तो एसी का साइन कंपोनेंट बीसी हो जाएगा और एडी की वैल्यू आपकी हो जाएगी एसी साइन आर। अगर ये एसी है तो एडी की वैल्यू एसी साइन आर हो जाएगी, और ऑब्वियसली बात है एसी तो सेम ही है, कैंसिल हो गया, यहाँ से यूज हो गया कि साइन आई की वैल्यू साइन आर के इक्वल होगी। और सर अगर आपने साइन आर के टेंसर इक्वल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मतलब जो भी हमने मिरर वगैरह पढ़ा है ना, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जो भी मिरर के फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे सही हैं एज पर द वेव नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि हाइगेंस कंस्ट्रक्शन से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर रहे हैं। तो मतलब वेव नेचर ऑफ लाइट भी उसको वेरीफाई करती है, जो आपने रिफ्लेक्शन में जो भी चीजें पढ़ी है। लिख लो आप इसे, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सर आपने ट्रायंगल कौन सा कंसीडर किया? इसमें ट्रायंगल मैंने ले लिया है, एक ट्रायंगल ले लिया है इसमें एबीसी, है ना, कि जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना वो मैं यूज कर रहा हूँ ट्रायंगल एबीसी, है ना, एंड ट्रायंगल आपका एडीसी। एडीसी एक तो ट्रायंगल मैंने एबीसी ले लिया ये वाला, और एक ट्रायंगल मैंने एडीसी ले लिया। तो ट्रायंगल एबीसी में ये आ गया और ट्रायंगल एडीसी में आपका ये आ गया। ये और ट्रायंगल सर आपने डी फॉर्मेट प्रिंसिपल के नीचे क्या लिखा है? मिनिमम टाइम ओके सर। मैंने बोल दिया, आप उसको पीछे आप ध्यान मत दो, मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल आ गया फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर डी फॉर्मेट प्रिंसिपल से भी प्रूफ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो है ना, मतलब सारे आपके मिरर फॉर्मूला सारे बच गए, नहीं तो अगर ये प्रूफ नहीं कर पाता तो फिर मुश्किल हो जाती है ना।
फिर हम बोलते हैं भाई 1 सेंचुरीज तक उसको गलत मानते हैं हम कि वो सब गलत है, लेकिन नहीं, गलत नहीं है। वो प्रूफ कर रहा है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग जो भी चीज आपने पढ़ी है वो सब सही है ना। एकदम कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। अब आपको ये वेव ऑप्टिक्स या वेव जो है ना, ये ऐसे हवा में पढ़ने वाले चैप्टर नहीं है कि न्यूमेरिकल से सीधे स्टार्ट कर दिए, डेरिवेशन नहीं आता है। एक एक डेरिवेशन आना चाहिए, तब आप कर पाओगे इसके क्वेश्चंस, है ना। ये आपका आ गया। सर वो एसी साइन आई का पार्ट एक बार रिपीट कीजिए। बेटा एसी साइन आई आ जाएगा ना, जैसे ये इस ट्राइंगल जहां पे मैंने एंगल आई लिया है, अगर मैं यहाँ पे साइन आई लिखूं, है ना, तो जो ट्राइंगल मैंने यूज किया है एबीसी, इसमें परपेंडिकुलर तो बीसी हो जाएगा, तो साइन वाई की वैल्यू बीसी बाई और हाइपोटेनस एसी हो जाएगा, तो साइन आई बीसी बाई एसी हो गया। और जो ट्राइंगल मैंने एडी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं से, ट्राइंगल एबीसी में जो साइन आई होगा ये आपका बीसी बाई एसी हो जाएगा। और जो ट्राइंगल एडीसी है, यहाँ पे जो साइन आर होगा, है ना, इसका परपेंडिकुलर एडी हो जाएगा और हाइपोटेनस एसी हो जाएगा। तो इसी को मैंने लिख दिया कि अगर बीसी और एडी इक्वल है, क्योंकि टाइम सेम होता है, ये आपका कैसे है ना। नहीं, बीसी इक्वल टू एडी सिमिलरिटी से नहीं है बेटा, बीसी इक्वल टू एडी आया है हाइगेंस प्रिंसिपल से, ये तो हाइगेंस प्रिंसिपल है, यहां से है। हाइगेंस प्रिंसिपल ने बोला कि भाई जितना टाइम इसको लगेगा उतने टाइम इसको लगेगा, तो टाइम को इक्वेट करके आ गया है कि टाइम को क्या करके आ गया, बेसिकली आपको इक्वेट करके आ गया। क्योंकि सिमिलर तो आप तब बोलोगे ना जब एंगल सेम होगा, तो एंगल सेम ही तो प्रूव करना है, तो पहले सिमिलर कैसे पता है आपको होगा। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ ये आपका जगह से डन सर। ओके। अब हम आ जाते हैं, तो ये तो मैंने क्या किया, सारे मिरर के फॉर्मूले बचा लिए आज। अब हम आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे, कि प्रिज्म, स्लैब, आपका जो लेंसेज हैं, ये इसको ही बचाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हाइगेंस प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ड्राइव करना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी ड्राइव कर लेते हैं। है ना, तो यहाँ पे आ जाता है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। और भी मेथड होते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं हाइगेंस प्रिंसिपल से। हाइगेंस प्रिंसिपल है ना, कि हाइगेंस प्रिंसिपल से हम इसको ड्राइव कर रहे हैं बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। ये आपका कैसे है। तो जब डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल से, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये तो होता है कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, और μ2 बाई μ1 को हम लिखते हैं 1μ2, कि भाई साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है और वो μ2 बाई μ1 के इक्वल होता है। इसी को भी कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ये सपोज आपकी दो मीडियम की बाउंड्री है ना, इसके अपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, उससे कोई रे आती है ऐसे, है ना, किस तरह से रे स्ट्राइक करती है ना, तो रे अगर स्ट्राइक कर रही है तो ये इस तरह से सपोज टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो ये आपको पता है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर बैंड हो रही है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रेयर टू डेंसर जा रही है ना, कि आपने बोला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है और इसका μ2 है,
तो पक्की बात है कि म्यू टू की वैल्यू म्यू वन से ज्यादा होगी, है ना, कि कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में आपको प्रूफ करना है कि साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू म्यू टू बाई म्यू वन के इक्वल होगी, है ना। तो मैं अगेन वेव फ्रंट प्लॉट कर लेता हूं। तो अब मैं बहुत सारे वेव फ्रंट नहीं प्लॉट करता हूँ, काम के प्लॉट करता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर मैं वेव फ्रंट एक प्लॉट करूं तो ये वेव फ्रंट आपका ऐसा हो जाएगा, है ना। बाकी आगे और भी होंगे क्योंकि वेव फ्रंट से तो प्रोपोगेट करके यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे एक वेव फ्रंट प्लॉट करूं मैं तो ये वेव फ्रंट आपका ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको नाम दे देते हैं। तो ये वेव फ्रंट आपका है सपोज सेम वैसे ही ए बी, और ये वेव फ्रंट जो है वो सी डी है। तो ए बी इज द वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंस रे, वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंस रे, है ना। और जो सी डी होता है, दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ राइट रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का सी डी वेव फ्रंट है ना। अब अगेन वही टाइम वाला कंसेप्ट। अब प्रॉब्लम है कि मीडियम अलग अलग है तो स्पीड अलग अलग होगी ना। सपोज इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c1 है। c1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, है ना। और c2 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में, इन सेकंड मीडियम, है ना। तो आपको पता है कि जब मैं B से C तक का ट्रेवल करने का टाइम निकालूंगा, मैं लिखूंगा BC बाई C1, कि भाई यहाँ पे तो स्पीड ऑफ लाइट C1 थी ना, तो B से C तक गए मतलब आप इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड में पहुंच गए, तो BC बाई C1 आ गया। A से D जाएंगे तो, लेकिन अब यहाँ पे स्पीड जो होगी वो C2 हो गई, तो इक्वल टू आपका AD बाई C2 हो गया। दोनों टाइम तो सेम ही लगेगा ना, कि जितना टाइम इसको हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हाइगेंस प्रिंसिपल यही तो बोलता है, हाइगेंस प्रिंसिपल यही तो बोलता है कि भाई इसको एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने के लिए कोई भी पाथ हम ले लें उसमें सेम रहेगा। तो अगर इस रे के अलॉन्ग लेंगे तो जितना टाइम इसको बी से सी में लगेगा उतने टाइम इसको ए से डी में लगेगा, टाइम की वैल्यू सेम होगी। इसलिए तो ये बैंड हुआ, टाइम सेम रखना है। आप देखो टाइम सेम रखना है तो जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वहां पे लेंथ ज्यादा होगी, और जब मीडियम डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो लेंथ भी कम होना चाहिए। तो बैंड होने का रीजन वही है, तो टाइम सेम रखना है और स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है तो डिस्टेंस मॉडिफाई होगी। तो BC बाई C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाई C2 हो जाएगा। तो हाइगेंस प्रिंसिपल अप्लाई करके ये आ गया। इसके बाद ज्योमेट्री यूज कर लेते हैं, है ना, कि इसके बाद तो काम आसान है। ज्योमेट्री वैसे ही आई वाला, ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा तो ये वाला आई एंगल हो जाएगा। ये R है तो ये 90 माइनस R होगा तो ये एंगल R हो जाएगा। तो अगेन सेम ट्राइंगल हम ले लेते हैं ऐसे ही। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ABC। तो ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें तो जो BC की वैल्यू होगी वो आपका AC साइन आई हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूँ बेसिकली आपका ACD, ADC। तो ADC में जो AD की वैल्यू होगी वो AC साइन R हो जाएगी, है ना, कि इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका AC साइन R हो जाएगी। सेम वैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, है ना। और अब आप इस पे वापस आ जाओ, BC और इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ गया AC साइन आई बाई C1 इक्वल टू आपका आ गया AD साइन R अपॉन C2, सॉरी AC साइन R अपॉन C2। तो AC तो कैंसिल ही हो गया। तो आप देखो साइन आई बाई साइन R की वैल्यू क्या हो गई, है ना, कि जो साइन आई बाई साइन R की वैल्यू C1 बाई C2 के इक्वल ही तो हो गई, C1 बाई C2 आ गया। और C1 बाई C2 क्या होता है, यही तो μ2 बाई μ1 होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। भाई μ2 बाई μ1 यही तो होता है। जब मैं μ1 लिखूंगा तो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई मीडियम, और μ2 क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन बाई वैक्यूम बाई मीडियम। तो यहाँ से जो μ2 बाई μ1 की वैल्यू होगी ये C1 बाई C2 हो जाएगा।
तो C1 by C2 μ2 by μ1 हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। मतलब वेव ऑप्टिक्स से जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, लेंस, प्रिज्म, ग्लास स्लैब, सब वैलिड है। तो ये प्रूफ कर या आंसर हो गया। तो डेल्टा एडीसी के बाजू में आपने लिखा है AD इज इक्वल टू AC साइन R होना चाहिए या I होना चाहिए? एबीसी में, ADC में सर R होना एबीसी चाहिए। में, अच्छा अच्छा सॉरी, साइन आ रही है, ये आ होगा, बिल्कुल सही है। हमें यहाँ पे सही लिखा था, यहाँ पे हुआ, तो इससे प्रूफ हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। मतलब सारे आपके फॉर्मूले बच गए, है ना भाई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो रहा है तो बाकी सारे फॉर्मूले तो उसी से आते हैं ना, है ना। सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो बच गए आपके। ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, टाइम सेम रहता है ना। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचने का टाइम सेम रहता है, इसलिए बेंडिंग वॉन्डिंग उसी वजह से होती है। चाहे लेंस से पास हो, चाहे प्रिज्म से पास हो, बेंडिंग का रीजन ही वही है। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वो। और ये इसने कब बता दिया था बताओ? 1600 से 1700 के बीच में, जब कोई इंटरफ्रेंस के एक्सपेरिमेंट नहीं थे, तब ये सारी चीज आ गई थी, हाइगेंस प्रिंसिपल। तो ये सब कैसे आया? हाँ मतलब अगर कुछ था नहीं तो फिर ये लोगों ने कैसे डिराइव? भाई, उसने वाटर वेव को देखा ना बहुत देर बाद, तो वाटर वेव से लाइट वेव को प्रेडिक्ट कर दिया कि लाइट भी ऐसे प्रोपोगेट होती है। नहीं कि वाटर वेव का स्ट्रक्चर बहुत दिन तक देखते रहा उसे वो, है ना। बोलते हैं कि भाई वो किसी विलेज का था, यानी कि स्टिक को बार बार जाके वाटर में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता था, और वाटर वेव जो प्रोपोगेट होती थी उसको देखता था। उससे सारे कंक्लूजन इसने निकाल लिए। सर पर लाइट थोड़ी ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में जाती है। जाएगी क्यों नहीं सर्कुलर डायरेक्शन में जाएगी, अभी जाएगी, बताऊंगा ना इसे। लाइट भी सर्कुलर डायरेक्शन में जाती है। ये तो मैं अभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले रहा हूँ, अभी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट भी तो आएगा, उसमें सर्कुलर डायरेक्शन में भी जाएगी। तो उसने बोला भाई जैसे वाटर स्प्रेड कर रहा है, लाइट भी ऐसी होती है, और उसने सारे प्रिंसिपल बता दिए। ये लाइट अगर स्प्रेड होती है तो ऐसा होता है। भाई बहुत दिन पहले तो वो प्रिडिक्ट कर देते थे ना, जैसे कैपलर ने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा और लॉ ऑफ एरिया फॉलो होगा। तो उस टाइम कैपलर को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ पता था उसको, वो तो बाद में आया। वो ऑब्जर्वेशन से कई चीजें बता देते थे पहले, बाद में वो लॉ जब आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उससे प्रूफ हो गया। वैसे ये भी है कि बाद में ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी हो गई, ये सही है सारी, है ना। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आप प्रिज्म पढ़ते थे ना, अब देखो जब आप प्रिज्म पढ़ते थे तो मतलब अपने आप मॉडिफाई होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई राइट एंगल प्रिज्म ले लेता हूँ मैं सर, है ना, कि इस तरह से मैंने एक राइट एंगल प्रिज्म ले लिया। तो जब राइट एंगल प्रिज्म से कोई रे जाएगी, ऐसे दो रे ले लेते हैं, कैसे गई, यहाँ तो सीधी चली जाएगी, और उसके बाद इस सरफेस पे बैंड हो जाएगी ऐसे, है ना। इस सरफेस पे क्या हो गया, बेसिकली आपकी बैंड हो जाएगी ऐसे, है ना। तो अगर ये बैंड नहीं होती तो फिर वो हाइगेंस प्रिंसिपल जो होता है वो अनट्रू प्रूफ हो जाता है ऐसे। इसको बैंड होना ही होना होगा, इसलिए बैंड होना होगा क्योंकि एक वेव फ्रंट मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे, एक वेव फ्रंट मैंने यहाँ पे ले लिया ये भी, और एक वेव फ्रंट मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐसे, है ना, कि एक वेव फ्रंट जो है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऐसे। ये वेव फ्रंट मैंने लेता हूँ बेसिकली आपका CD, है ना। ये वेव फ्रंट हो गया बेसिकली आपका CD हो गया, है ना। तो लाइट को ट्रेवल करने में जितना इसको B से C तक जाने में लगेगा, उतनी ही A से D में लगना चाहिए। तो टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम B टू C शुड बी इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेवल फ्रॉम द A टू D। इसलिए तो बैंड हुई है। आप देखो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है ना,
और वैक्यूम में बढ़ जाएगी, है ना। तो आप देखो इसमें मीडियम में जो था वो ज्यादा, पूरा पोर्शन ये मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, जबकि स्पीड ऑफ लाइट जहां पे कम है तो उसका डिस्टेंस भी कम है ना, कि भाई डिस्टेंस भी क्या है बेसिकली आपकी कम है। अगर हम इसको लिखेंगे ये टाइम इक्वल कैसे प्रूफ होगा, तो यहाँ पे कोई आप बी डैश ले लो। तो सपोज इस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c1 है, यहाँ पे c1 है, और वैक्यूम में c0 है ना, कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेसिकली आपका c0 है। तो जब मैं b से c की तरफ जाऊंगा, मैं लिखूंगा टाइम b से c कितना होगा। पहले इसको b से b डैश ट्रेवल करना पड़ेगा विथ स्पीड c1, प्लस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा b डैश से c विथ स्पीड c0, फिर उसका आ जाएगा a से d। तो a से d में तो एयर में इसने ट्रेवल किया ही नहीं, तो ए डी बाई क्या हो जाएगा बेसिकली आपका c1 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि आप देखो जिस अगर ये मीडियम में ज्यादा ट्रेवल कर रही है तो वो पाथ लेंथ कम है, जहां पे मीडियम में कम ट्रेवल कर रही थी उसको एयर में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, ताकि दोनों टाइम क्या रहे बेसिकली आपका सेम रहे। तो दोनों टाइम क्या होते हैं, सेम होते हैं। हर केस में फॉलो होता है, क्या है? एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में टाइम की वैल्यू सेम होगी, है ना। ये दोनों टाइम क्या होंगे बेसिकली आपके सेम होंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो दोनों टाइम ज्योमेट्रिकली सेम आ जाएंगे। सर C1 क्या है? c1 is the speed of light in medium, और C0? speed of light in air, in prism, और c0 is the speed of light in vacuum। और C रे है ना? हाँ बाकी तो ये रे है, ये तो ओके। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ गया या एयर। सर रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेस का रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होना जरूरी है? हाँ वो तो होगा ही पैरेलल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होगा ना, कि भाई दोनों का यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है। मतलब हर केस में जरूरी नहीं है, इस केस में ऐसा आ रहा है, हर केस में जरूरी नहीं, इस केस में ऐसा आ रहा है, ये जरूरी है, टाइम तो सेम ही लगेगा। अब देखो यहाँ पे अपने आप इसने मॉडिफाई कर लिया है कि जहां पे मीडियम में ज्यादा ट्रेवल कर रही थी, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है ना, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो ये डिस्टेंस अगर कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसने एक्स्ट्रा एयर में ट्रेवल कर लिया ताकि टाइम सेम रहे, है ना, ताकि टाइम की वैल्यू क्या रहेगी बेसिकली आपकी सेम रहेगी। तो हमेशा फॉलो होता है। इवन अब आप लेंस भी ले लो, लेंस में भी तो थिक पोर्शन होता है ना ऐसे, अगर मैं लेंस भी ऐसा ले लूँ उसमें भी ये चीज फॉलो होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस तरह से लेंस हम ले लें, आप देखो कि इसमें भी वैसे ही है कि टाइम तो सेम ही लगता है, कि अगर मैं किसी पॉइंट से यहाँ पे फॉलो करूं कि दो पाथ में ले लूं रे का, है ना, किसी पी और क्यू पॉइंट ले लेते हैं और रे का दो पाथ ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। तो एक तो आपके पास चॉइस है कि रे पी से क्यू सीधे चली गई, है ना, कि पी से क्यू आपके सीधे चली गई। एक आपके पास चॉइस है कि कोई दूसरी रे जो है, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है, एक रे ऐसे चली जाती है, इस तरह से ऐसे चली गई, है ना। तो दो रे हमने ले लिया, दोनों का एक्चुअली में टाइम सेम होगा, दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो आप देखो टाइम सेम करने के लिए तो ऐसा हुआ है कि बीच वाला पोर्शन थिक है, मतलब यहाँ पे मीडियम की लेंथ ज्यादा है तो एयर वाली लेंथ कम है, जहां पे मीडियम की लेंथ कम है वहां पे एयर वाली लेंथ ज्यादा है, ताकि टाइम सेम लगे। जैसे जैसे थिकनेस थिन की तरफ जाते जाएंगे वो एयर वाली लेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि टाइम तो आपको सेम करना होता है। ये वैसे पढ़ेंगे बाद में हम, अभी जस्ट मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि जैसे एक्सट्रीम पोर्शन में और ज्यादा थिन है ये, तो आप देखो थिन पोर्शन में अगर वो मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो एयर में ज्यादा कर रही है, ताकि इसके सारे पाथ का टाइम क्या हो बेसिकली आपका सेम हो, है ना, कि सारे पाथ का टाइम क्या होगा बेसिकली आपका सेम रहेगा। तो हर केस में मॉडिफिकेशन होता है ना। तो हाइगेस प्रिंसिपल हर केस में वैलिड है, कहाँ 1600 में इसने दिया था और हर चीज में हम उसको सही पा रहे हैं, है ना। तो ये आपका इस तरह से, तो इस तरह से लिख लो, है ना, कि यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑल पाथ विल हैव सेम टाइम, विल हैव सेम टाइम,
है ना, कि जिसमें मीडियम में ज्यादा कर रही है उसका एयर का कम हो गया, जिसमें मीडियम में कम कर रही है उसका एयर का ज्यादा हो गया, ताकि टाइम सेम लगे। ना? ये आपका रहेगा, है ना। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल का थोड़ा सा हमने इंसाइट लिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं शेप ऑफ द वेव फ्रंट के ऊपर। ये तो बहुत मजेदार चीज है वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में कोई ज्यादा कंसेप्ट थोड़ी है। रे ऑप्टिक्स तो ज्यादातर न्यूमेरिकल अप्रोच है, वेव ऑप्टिक्स ही मेन थ्योरी है। हाँ मैं शो कर दूंगा, मैं शो कर दूंगा बाद में मैं शो कर दूंगा, है ना। तो ये आपका गया। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। अब तक तो हम एक ही तरह का शेप ले रहे हैं, तो ये शेप अलग अलग भी हो सकता है। हम यहाँ पे बात करते हैं शेप ऑफ वेव फ्रंट, कि भाई वेव फ्रंट की जो थ्योरी है जो हाइगन्स ने प्रपोज की थी उसका शेप कैसा होगा। शेप ऑफ वेव फ्रंट। सर इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे आज? करेंगे 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 करेंगे। इसमें क्वेश्चंस कम होते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा है, एक दो क्वेश्चन होते हैं फिर भी। शेप ऑफ द मतलब इसमें क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं काफी। शेप ऑफ वेव फ्रंट कौन सा पढ़नी है आप जो लिखा रहे हो, उतना ही सफिशिएंट है कहीं और से? नहीं, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने जो लिखा है बहुत है। मतलब हमेशा 12th के टॉपिक को एनसीईआरटी एक बार जरूर से पढ़ लेना। 12th के जो भी टॉपिक है ना उसका एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी को तो एनसीईआरटी पढ़ लो, अगर आपका सिलेब आईसीएसई बोर्ड है तो उसका पढ़ लो आप। जो भी एक स्कूल की बुक्स है उसके साथ पढ़ते हैं 12th के टॉपिक के लिए, 11th में जरूरत नहीं पड़ती उसकी, है ना। शेप ऑफ द वेव फ्रंट। तो शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स डिपेंड्स ऑन आवर सोर्स ऑफ लाइट। जो शेप ऑफ द वेव फ्रंट होता है वो सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा सोर्स ऑफ लाइट है ना। कि जैसे मैंने बोला आपसे यहाँ पे कि पहले हम ले लेते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट से ना शेप ऑफ द वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर होगा। शेप ऑफ वेव फ्रंट विल बी प्लेनर, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, विल बी प्लेनर, है ना। प्लेन शेप का होगा। कहीं भी अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ऐसी, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। कि आपका कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ना। किस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले लो, है ना। तो इससे जो शेप ऑफ द वेव फ्रंट होगा ना वो प्लेन होगा, है ना। कैसा है तो जो शेप ऑफ द वेव फ्रंट होगा इस तरह से प्लेनर हो जाएगा। दैट रे की इससे परपेंडिकुलर होगा ना, वेव फ्रंट हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो लाइट प्रोपोगेट होगी वैसी होगी कि एक वेव फ्रंट यहाँ पे आ गया, इसके पॉइंट जो होंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे, फिर अगली वेव फ्रंट आ जाएगी। ये आपकी वेव फ्रंट्स हैं F1 F2 F3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट आ गया, है ना। विल बी प्लेनर, है ना। कि शेप ऑफ द वेव फ्रंट जो होगा प्लेनर होगा, जस्ट एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे यही चीज है कि अगर रे की डायरेक्शन इस तरह से तो उसके परपेंडिकुलर आपके वेव फ्रंट आ जाएगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट से प्लेनर होता है ना। सेकंड अगर आ गया दैट इज योर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, कि अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से शेप विल बी स्फेरिकल, will be spherical,
इससे जो वेवफ्रंट का शेप होगा वो स्फेरिकल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट सोर्स में तो स्फेरिकल सिमेट्री होती है ना, कि कोई भी अगर पॉइंट सोर्स ऐसा है कि सपोज करो मैं यहाँ पे पॉइंट सोर्स को ही ले रहा हूँ, है ना, और इससे अगर हम ऐसा ले लें कि दिस इज द पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स से तो थ्री डायमेंशनली लाइट इस तरह से बाहर निकलती है, कैसा, है ना, तो पॉइंट सोर्स से 3D लाइट इस तरह से बाहर निकलेंगे, है ना, इस तरह से रे पॉइंट सोर्स से इमर्ज हो रही है, तो इसका जो वेवफ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। इस तरह से कंसेंट्रिक स्फीयर आप बना लोगे, ये आपके वेवफ्रंट्स हैं। पॉइंट सोर्स होगा तो उससे वाटर वेव जैसा ही वेवफ्रंट आ जाता है ना, तो ये आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट हो गया। ये अगर F1 है तो अगला वेवफ्रंट F2 हो गया, F3 हो गया, तो लाइट ऐसे स्प्रेड होगी वेवफ्रंट के फॉर्म में, है ना। थर्ड आ गया लाइन सोर्स ऑफ लाइट, कि अगर सोर्स लाइन है, लाइन सोर्स ऑफ लाइट, तो लाइन सोर्स में सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, तो शेप विल बी सिलेंड्रिकल, विल बी सिलेंड्रिकल। तो अलग अलग शेप के वेवफ्रंट हो सकते हैं, है ना। नॉर्मल अभी तक हम प्लेनर ही पढ़ रहे थे, इसलिए मैं सीधा सीधा बना रहा था ऐसे, अदरवाइज इसका शेप क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है ना। तो लाइन सोर्स ऑफ लाइट का मतलब कोई इस तरह से लाइन है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे जो बनेगा शेप ऑफ द वेव फ्रंट वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। फर्स्ट वेव फ्रंट आ गया, फिर अगला वेव फ्रंट आ जाएगा ऐसे, लाइट जो ट्रेवल करेगी इस वेव फ्रंट के फॉर्म में ऐसे ट्रेवल करेगी, है ना। ये लाइन सोर्स ऑफ लाइट बीच में रखा हुआ है ना, तो ये F1 वेव फ्रंट है, ये आपका F2 आ गया। तो नेचर ऑफ सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि शेप ऑफ द वेव फ्रंट कैसा फॉर्म होगा। यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, कि अगर मैं किसी सोर्स से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालना चाहूँ, अगर मैं निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव, है ना, कि r डिस्टेंस पे, यहाँ से सोर्स से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी इक्वल टू होता है पावर अपॉन एरिया। तो अगर वो स्फीयर में स्प्रेड हो रहा है, पावर अपॉन 4πr² हो जाए, मतलब इंटेंसिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r² आ जाएगी। तो जो एम्पलीट्यूड होगा, है ना, वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r हो जाएगा। तो जब भी कोई स्फेरिकल वेव होती है, ये क्लास में हम क्वेश्चन भी कर रहे थे, तो उसका एम्पलीट्यूड r के ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे अगर लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, तो अगर मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पे ये निकालना है कि वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, तो पावर को आप सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर से डिवाइड कर दोगे, तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर आप L ले लो, रेडियस इसकी r है, तो पावर अपॉन 2πrl हो जाएगा, तो मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r आ गया, है ना, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√r हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, 1/√r हो जाएगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर मीडियम वगैरह हम सेम रखें तो, है ना। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा इसको फिर से, सर वो आपने I is equal to P/4πr² लिखा है ना? हाँ 4πr², जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, है ना, कि इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन 4πr² हो गया, तो इंटेंसिटी इनवर्सली r² आ गई, तो एम्पलीट्यूड 1/r हो जाएगा। यहाँ पे पावर अपॉन 2πrl है, जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√r हो जाएगा। और अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो इस केस में इंटेंसिटी को डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं होता है, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। पैरेलल बीम ऑफ लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डिस्टेंस कोई भी। तो ये शेप ऑफ द वेव फ्रंट होता है। तो शेप ऑफ द वेव फ्रंट को हम इस तरह से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे।
सर आप जब लाइव लेक्चर्स लेते थे तो एक लेक्चर कितने घंटे का होता था? लाइव लेक्चर जब लेता था तो 2 घंटे का भी होता है, 1.5 घंटे का भी होता है, दोनों चलते थे। लाइव में थोड़ा सा जो होता है ना, वो 1.5-2 घंटा हो जाता है उसमें इजली। थोड़ा ऑनलाइन में मुश्किल काम है, ऑनलाइन में लंबा लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लाइव में क्या है, डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी होते हैं ना, तो इफेक्टिव 1.5 घंटा ही रह जाता है वो। इसमें तो पूरा चलते ही रहता है। क्या चीज पूछ रहे हो बेटा? रो तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं इसमें। रो तो कोई इक्वेशन में है ही नहीं, कहाँ पे इक्वेशन है? तो वो प्रेशर है ना इंटेंसिटी के इक्वेशन में। कहाँ पे? पावर है, इंटेंसिटी पावर। में पी इज प्रेशर द है। पावर, पावर पावर। पी इज द पावर ऑफ सोर्स। पावर अपॉन एरिया ही तो इंटेंसिटी होती है, पावर ऑफ सोर्स। जो भी आपने सोर्स लिया है कितने वॉट का है वो, बल्ब लोगे तो बल्ब कितने वॉट का है, ट्यूबलाइट लोगे तो वो कितने वॉट की है, पावर होता है। पावर अपॉन एरिया ही तो इंटेंसिटी होती है ना, किसी भी केस में पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होती है। सर इसमें पावर की वैल्यू गिवन होगी क्या? हाँ दिया होता है, दिया होता है। जैसे बल्ब अगर आपने यहाँ पे रखा है तो बल्ब को हम पॉइंट मास सोर्स मान सकते हैं, तो बल्ब 60 वॉट का है, तो इससे किसी आर डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसको हम ट्यूबलाइट मान सकते हैं, लाइन सोर्स को, है ना। होता है लार्ज डिस्टेंस। हाँ, आप कौन से सेंटर में पढ़ाते थे? अब तो बेटा ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। नहीं सर, मतलब आप अंधेरी में पढ़ाते थे या फिर ज्यादा? ये मुझे बताने के लिए मना किया गया है। नहीं, ये टीचर्स को बताने के लिए मना किया गया है। फिर जब ऑफलाइन खुलेगा तो बच्चे फिर हल्ला करेंगे ना, तो इसलिए मना किया गया है। तो जब सेंटर का एग्जिस्टेंस तब आएगा, ऑनलाइन में तो कोई सेंटर है नहीं। जब ऑफलाइन होगा तब सेंटर्स की हम बात करेंगे। सर पर हम लोग के लिए तो अब तो ऑफलाइन होना नामुमकिन ही है। हाँ तो फिर क्या करना, फिर तो सेंटर पढ़ते रहो। फिर ऑनलाइन में क्या सेंटर होता है ना। अब मान के चलो दुबई सेंटर में पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लो। ये आपका राइट। बस एक चीज और है ना। हाँ, ये बस एक न्यूमेरिकल से एक दो कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास में, क्योंकि इतना ही टाइम बचा हुआ है। तो न्यूमेरिकल एक दो कर लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं पहले थोड़ा सा शो कर देता हूँ सारी स्लाइड्स, 1 से आप देख लो। दिस इज द स्लाइड नंबर 1। नहीं, इसके पहले भी एक था जिस सर लेक्चर हो गया ना? नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा अभी। लेक्चर 11:45 तक है आज, फर्स्ट हो गया। 11:45 को दूसरा लेक्चर होता है ना? नहीं, वो 12 से होता है ओके, सॉरी। ना। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सर ये वाला पार्ट जैसे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो डिफिकल्ट है या सब? नहीं, डिफिकल्ट है ये, डिफिकल्ट है ये थोड़ा सा अलग सी चीज है, डिफिकल्ट है। अगली चीजें इजी हैं, ये डिफिकल्ट है। इसको समझना इतना आसान काम नहीं है। सेकंड हो गया, डिफिकल्ट है। ये थर्ड आ गया। इसके बाद तो वो साउंड वाली चीजें ही आ जाएंगी ना, ये साउंड से अलग चीजें हैं। इसके बाद तो जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वही आ जाएगा, तो उससे अलग चीजें आ जाएंगी। नहीं नहीं, रे ऑप्टिक्स की रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। बशर्ते कि रे ऑप्टिक्स रिवाइज ज्यादा करोगे तो उससे मिस्टेक्स ही होंगी। नो नीड टू रिवाइज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की कोई जरूरत नहीं है आपको इसको रिवाइज करने के लिए, है ना। रे ऑप्टिक्स को नहीं करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फालतू मिक्स होंगी चीजें। थर्ड आ गया, दिस इज योर 4th पेज, है ना। अगले में आ जाते हैं, ये 5th पेज आ गया, एंड ये आपका 6th पेज आ गया, है ना। हाइगेंस प्रिंसिपल में इतने पेज हो गए, और ये आपका 7th पेज आ गया। उसके बाद 8th पेज, शेप ऑफ द वेवफ्रंट, है ना। तो आपका क्या, मैं न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ आपसे। आई शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं अभी तक इसमें,
ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो बनते ही नहीं है इसमें। हाँ, you can go for this question. आप एनसीईआरटी से इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। अगर किसी को हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ना है ना, जस्ट रेफर ओनली एनसीईआरटी। बाकी तो नोट्स में सब कुछ है ही, इन एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। बताओ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? जो वेव फ्रंट है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। हाँ, अनिका सही आंसर है आपका। ट्राई सही है आपका आंसर। हाँ सही है ना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि एक और क्वेश्चन करवाना है ना, तो नॉट मच टाइम इज लेफ्ट। इसमें कुछ नहीं, देखो जो वेव फ्रंट की डायरेक्शन जो है ना, हाँ देविशी सही है आपका आंसर। वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू तो 3 आ गई, तो इसका जो स्लोप आ गया वो -1 आ गया ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट है उसका स्लोप जो है वो tan थीटा होता है ना, कि अगर हम बात करें स्लोप ऑफ वेव फ्रंट tan थीटा, इसकी वैल्यू -1 आ गई, मतलब यहाँ से tan थीटा अगर -1 हो ना तो थीटा 135 डिग्री होता है। तो अगर मैं वेव फ्रंट को प्लॉट करूं तो वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा, कि वेव फ्रंट को प्लॉट करें तो वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा, और इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा, है ना, कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो वेव फ्रंट आपका ऐसा बन जाएगा, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा 135 डिग्री हो जाएगा। ये तो वेव फ्रंट है ना, लेकिन आपको तो वेव फ्रंट की डायरेक्शन थोड़ी बतानी है, आपको तो बतानी है डायरेक्शन ऑफ रे क्या होगी। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव तो इसके परपेंडिकुलर होता है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, ऐसे कि जो इसकी डायरेक्शन होती है इसके क्या होती है, इसलिए आपकी परपेंडिकुलर होती है ऐसे, है ना। तो आप देखो इसका स्लोप ये एंगल कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो रे की जो प्रोपगेशन होगी वो 45 विद द एक्स डायरेक्शन आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा हो तो इक्विवेलेंस सरफेस ऐसा होता है, वही चीज है। तो आंसर जो होगा वो 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल है, तो आंसर होगा 45। तो ध्यान रखना हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद वाइंड अप करते हैं।
भी क्वेश्चन करवाना जरूरी है मुझे। इसको ही फटाफट कर ले जरा सा। कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ देविशी, योर आंसर इज करेक्ट। सो हम जस्ट इनवर्स आंसर आ रहा है आपका, थोड़ा सा देख ठीक से करोगे तो आ जाएगा वो। आना सही है आपका आंसर। अंकुश सही है आपका आंसर। सही है, काफी लोगों ने सही आंसर बताया। तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। भाई कुछ नहीं, हाइगेंस का टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ध्यान रखो। आपको निकालना है म्यू टू बाई म्यू वन कितना होगा वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा C1/C2, है ना। और C1/C2 हम निकाल सकते हैं टाइम से। यहाँ पे सपोज इसकी स्पीड C1 है और यहाँ पे इसकी स्पीड C2 है। तो जब टाइम निकालेंगे तो टाइम जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये टाइम की वैल्यू B/C1 हो जाएगी। हाँ सही है रुतिका, योर आंसर इज करेक्ट। B/C1 हो जाएगा और सेम टाइम इसको लगेगा D डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ये D/C2 हो जाएगा। तो यहाँ से C1/C2 की वैल्यू जो हो गई आपकी B/D हो गई। और C1/C2 ये तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। दिस इज B/D। B/D में C ऑप्शन इज करेक्ट। तो हाइगेंस प्रिंसिपल नहीं जानेंगे फिर ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। है ना, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ लिया बेसिक हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ लिया। ये थोड़ा टफ पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। तो वो तो एकदम आपके लिए बहुत आसान होगा, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir.
अगर माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ab आ जाएगा। तो यह जो सारे फोकल लेंथ है पता है निकालना है, बस फोकल लेंथ इस फॉर्म में इसको हम यहाँ पुट करके ट्राई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है सिल्वरिंग ऑफ द